नैना सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी। तभी नैना की सास ने उसे आवाज देते हुए रोक लिया। अरे नैना बहू सुनो तो। क्या हुआ मम्मी जी? ऑफिस जाते वक्त आप मुझे क्यों टोक देती हैं? अरे टोक दिया तो क्या हुआ? कौन सा काली बिल्ली रास्ता काट गई? सास का टोकना काली बिल्ली के रास्ता काटने से कम होता है क्या? हैं? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर आपने मुझे टोका है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा बॉस मुझे डांट देगा या मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अरे सब समझती हूँ मैं, ज्यादा मुझे ताने मारने की जरूरत नहीं है, समझी? मम्मी जी, अब आपको जो कहना है प्लीज जरा जल्दी करिए ना, मेरे ऑफिस का वक्त हो रहा है, मेरी कैब निकल जाएगी। ये बताकर जाओ कि खाने में क्या बनाना है। मैंने आलू की सब्जी और रोटी दोनों बना दी है, अब मैं जाऊँ? अच्छा ठीक है, जाओ। मुझे कौन सा तुम्हें सारा दिन घर में रख के सिर दर्द करना है। नैना मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। शाम के वक्त वो थकी हारी ऑफिस से लौटकर घर आती है। नैना बहू, शाम का खाना बना दिया? बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सब्जी मैं ऑफिस में बैठकर काटती हूँ और चूल्हा कैब में रख कर लाती हूँ, वहीं पर सब्जी पक जाती है। क्या हुआ नैना बहू, अपने आप से बातें क्यों कर रही हो? अब नहीं पापा जी, मैं कहाँ अपने आप से बात कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि बस अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद खाना बना देती हूँ। तभी नैना का पति सुदेश भी घर पहुँच जाता है। अरे नैना, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा मेरे लिए चाय तो बना दो। सर में तो मेरे भी दर्द हो रहा है सुदेश, मैं भी तो सारा दिन नौकरी करके आती हूँ, मुझे कौन सा बनी हुई चाय मिलती है। देखा बेटा, आजकल तुम्हारी बीवी कुछ ज्यादा ही ताने मारने लगी है। मम्मी जी, मैंने आपसे थोड़ी ना कुछ कहा है, अब ले देकर पूरी दुनिया में मेरा एक पति ही तो है, उससे तो कह सकती हूँ ना। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी जाकर खाना बनाओ, बातों से किसी का पेट नहीं भरने वाला। नैना परेशान होकर रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर के बाद वो सबको खाने के लिए बुलाती है। खाना टेबल पर लग गया है, आप सब लोग प्लीज़ ज़रा जल्दी आ जाइए, मैं बहुत थक गई हूँ। सब लोग खाना खा के फ्री हो जाएंगे तो मैं भी आराम से सोने जाऊंगी। हमारी बहू बातें तो ऐसे करती है जैसे पता नहीं कौन से पकवान बनाए हो उसने हमारे लिए। अरे ये क्या नैना, तुमने फिर से गोभी आलू की सब्जी बना दी? फिर से का क्या मतलब है? गोभी आलू की सब्जी पिछले मंडे को बनी थी, उसके बाद से लेकर अब तक 10 तरह की अलग अलग सब्जियां बन चुकी हैं, फिर भी आप नखरे दिखा रहे हैं। अरे 10 तरह की सब्जी बना चुकी हो तो क्या हुआ, रोज रोज बनाती तो एक ही सब्जी हो ना। तो आप क्या चाहती हैं मम्मी जी, पूरी की पूरी सब्जी मंडी बना दूं? देखो तो सही, बहू कैसे बातें कर रही है। अरे मैं तो बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जब भी घर के लोग खाना खाएं तो कम से कम 2 सूखी सब्जी, 1 गीली सब्जी, 1 दाल और रायता, इतना तो होना चाहिए ना। मम्मी जी, ये सब बनाने के लिए पहले तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद परमानेंट एक चेयर रसोई में लगानी पड़ेगी, ताकि पूरा दिन बैठकर 2 सूखी सब्जी, 1 गीली सब्जी, दाल, रायता, पकोड़े सब कुछ बना सकूं। अरे नैना, इस तरह से क्यों बात कर रही हो? मम्मी ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। 1 सब्जी और 1 रोटी खाकर किसी का पेट भरता है क्या? ठीक है, मेरी ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी है, मैं अगले 2 दिन रसोई में बैठकर आराम से 4-4 सब्जियां बनाऊंगी, तब तो आप लोगों का पेट भर जाएगा ना। अरे वाह बहू, पहली बार तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है। खबर तो मैंने अपनी नौकरी लगने की भी सुनाई थी मम्मी जी, बस बात इतनी सी है कि वो खबर आपको अच्छी नहीं लगी। मेरे खाना बनाने की खबर पर आप बहुत खुश हो रही हैं। सब लोग नैना का मुंह देखते रह जाते हैं। अगले 2 दिन नैना के ऑफिस की छुट्टी थी और इसलिए उसने अगली सुबह सच में 4-4 सब्जियां बनाकर सबके लिए खाना परोस दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, आज तो थाली भरी भरी लग रही है। हाँ पापा जी, लगता है पूरा का पूरा न्यूट्रिशन परोस दिया। अब आप ना आराम से खाइए, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक मैंने सिर्फ सब्जियां बनाई हैं और पकौड़े तले हैं। अरे तो क्या हो गया, पहली बार ही तो ऐसा किया है, आज से कौन सी कुर्बानी दे दी। कुर्बानी तो मैंने दी है मम्मी जी, 2 दिन की छुट्टी मिली थी,
चाहती तो आराम कर सकती थी, मूवी देखने जा सकती थी, शॉपिंग पर जा सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे 4-4 सब्जियां बनानी थी, इसलिए मैंने इन सब बातों की कुर्बानी दी थी। सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन बहुत सारी सब्जियां होने की वजह से थोड़ी थोड़ी बच जाती है। नैना उन सबको उठाकर फ्रिज में रख देती है और शाम के वक्त वो अलग से 4 सब्जियां और बना देती है और शाम को टेबल पर खाना लगाती है। कुल मिलाकर टेबल पर 8 तरह की सब्जियां थी। अरे ये क्या, पूरे मोहल्ले को खाने पर बुलाया है क्या, जो इतनी सारी सब्जियां परोसी हैं? मम्मी जी, आपको ही तो मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं दोनों वक्त सिर्फ एक ही सब्जी बनाती हूँ। अब देखिए, टेबल पर 8-8 सब्जियां हैं, आराम से खाइए आप। जब देखो तब ताना मारती रहती है, इससे तो कुछ कहना ही बेकार है मम्मी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन देखो कितनी सारी सब्जियां हैं। सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन ज्यादा सब्जियां होने की वजह से फिर से 8 की 8 सब्जियां थोड़ी थोड़ी बच जाती है। अगली सुबह नैना फिर से 4 सब्जियां बना देती है और टेबल पर 12 तरह की सब्जियां रखी होती है। अरे ये क्या बहू, टेबल पर सिर्फ सब्जियां ही सब्जियां नजर आ रही है, रोटियां बनाई भी है या नहीं? अरे मम्मी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं इतनी बुरी बहू भी तो नहीं हूं ना कि आप लोगों को सिर्फ सब्जियां ही खानी पड़े। देखिए देखिए, मैंने रोटी भी बनाई है। अरे लेकिन पहले से अगर 8 तरह की सब्जी फ्रिज में रखी हुई थी तो ये 4 और बनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें इस तरह से खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए नैना, ये बहुत गलत बात है। अरे कमाल की बात करते हैं आप। एक तो मैंने आप लोगों के लिए तरह तरह की सब्जियां बनाई हैं, आपको रात का बासी खाना खाने के लिए भी नहीं कहा, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है, लाओ खाना खाने दो, बातें बहुत बनाती हो। क्या मम्मी जी, अब तो मैं खाना भी बहुत बनाती हूँ, लेकिन फिर भी आपको ना हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। और फिर से सब्जियां बच जाती है। शाम के वक्त जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो टेबल पर 16 तरह की सब्जियां होती है। ये देखकर नैना के सास ससुर का सर घूम जाता है। देखो नैना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इतनी सारी सब्जियां। अरे बहू, ये तो वेस्टेज है, वेस्टेज। 2 दिन में तुमने इतनी सारी सब्जियां बना ली, लेकिन क्या ऑफिस जाओगी तब ये सब कर पाओगी? वही बात तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। हमें खाना अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाना चाहिए और अपनी सहूलियत के हिसाब से भी। बहू तुम ठीक कहती थी, हमें समझना चाहिए। तुम नौकरी भी करती हो और घर के काम भी, और ज़्यादा खाना बनाने से वेस्टेज ही होता है। कल से ना तुम एक ही सब्जी बनाना, और सुनो, एक्स्ट्रा दाल ना मैं बना दिया करूँगी। सास की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं और उनके परिवार की ये छोटी सी लेकिन बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रवि बड़े बाप का बेटा था। सिर्फ खाना पीना और मौज मस्ती ही उसका शौक था। माता पिता उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान रहते थे। रवि बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से तुम मेरा बिजनेस संभाल लो तो मैं गंगा नहा लूं। पापा, गंगा तो मैं आपको वैसे भी नहला देता हूँ। चलिए कल हरिद्वार। हाँ हाँ चलिए जी हरिद्वार, शायद आपके दुखों का निवारण वही हो जाए। पूरा परिवार अगले दिन हरिद्वार जाता है, जहाँ उन लोगों को एक लड़की मिलती है। वाह, यह लड़की कितनी सुंदर है, ईश्वर की पूजा कितने भाव से कर रही है। काश ये लड़की रवि से शादी करने के लिए मान जाए। मतलब कुछ भी पापा, मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। तू लड़की तो तुझे देखते ही मना कर देगी, कहाँ से करेगा शादी? अच्छा चलो माँ, तो शर्त लगाते हैं, मैं उस लड़की को आप लोगों की बहू बना कर रहूंगा। मंजूर? हाँ, लेकिन फिर तुमको शादी के बाद काम करना पड़ेगा, वरना कोई अपनी बेटी तुमको क्यों देगा? अरे पापा, बात को घुमाइए मत। चलिए ये भी रहा, शादी के बाद मैं काम भी करूंगा बस। सभी उस लड़की के घर शादी का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। पिता लड़की के माता पिता से कहते हैं, हम लोगों ने आपकी बिटिया को मंदिर में देखा, बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। हम लोग दिल्ली के बड़े व्यापारी हैं, क्या आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से करवाएंगे?
ये तो हमारा सौभाग्य है जी, लेकिन हम लोगों के पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, मैं पास के मंदिर का पुजारी हूँ। दान दक्षिणा से ही घर का खर्च निकालने की कोशिश करते हैं, पर हमारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और गोल्ड मेडलिस्ट है। लड़के के माँ बाप इस बात से खुश हो जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी के बाद अरे रवि, इतनी देर रात कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है मतलब? माँ, पहले भी तो जाता था ना दोस्तों के साथ, तो वहीं जा रहा हूँ पार्टी में। अरे लेकिन बहू, वो कहाँ है? वो नहीं जाएगी क्या? पापा, कौन सी बहू? आपने शादी करने की शर्त रखी थी तो मैंने कर ली शादी। बीवी नहीं मानता मैं उसे। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा? हम लोगों ने शर्त नहीं, अपनी पसंद रखी थी बेटा। जहाँ जाना है बहू को लेकर जा। बिल्कुल, और अगर बहू साथ नहीं गई तो समझ ले बेटा, तुझे हम जायदाद से बेदखल कर देंगे। रवि की माँ, बहू को लेकर आओ। सास जाकर शिवानी को ले आती है। सुंदर से सूट में शिवानी बिल्कुल परी सी लगती है। ठीक है, चलो। अब क्या, रवि आगे आगे, शिवानी पीछे पीछे। दोनों पास के होटल में जाते हैं जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे रवि, लड़कों की पार्टी में ये लड़की कौन है? अब वो मेरी नौकरानी है। रात को मैं सेफ रहूं इसलिए माँ पापा ने इसे साथ भेजा है। इतनी सुंदर नौकरानी? यार, ये दिखने में तो शादीशुदा लग रही है। अगर नहीं हुई है तो मैं ही कर लेता हूँ इससे शादी। रवि को दोस्त पर गुस्सा आ जाता है। क्यों क्यों कर लेगा शादी? शक्ल देखिए अपनी। चलो शिवानी। सारे दोस्त देखते रह जाते हैं कि जिस लड़की को रवि नौकरानी बोल रहा है उसका हाथ पकड़कर उसे घर क्यों लेकर गया। कमरे में आकर मिल गया चैन? देख लिया कैसे लोग तुम पर कमेंट कर रहे थे। शिवानी, जो कि बहुत ही कम और धीरे से बात करने वाली लड़की थी, मैंने तो नहीं कहा था जाने के लिए, माँ जी ने भेजा था, और वो जगह अच्छे लोगों के जाने के लायक थी भी नहीं। तो कहाँ जाऊँ रात को? मंदिर? नहीं, वहां तो हम सुबह चलेंगे। देखो शिवानी, मेरे माँ बाप को शादी की पड़ी थी, मुझे नहीं। तो अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। शिवानी अगले दिन से रवि का सारा काम करती। अरे वाह, मेरी अलमारी है यह, कितनी साफ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं। रवि बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि शिवानी उसका नाश्ता लेकर आ जाती है। अरे ये क्या? ये तो मेरा फेवरेट नाश्ता है। किसने बताया तुमको? लेकिन शिवानी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसका सारा काम करती है। एक रोज रवि तैयार होकर जूते ढूंढ रहा होता है कि उसकी नजर शिवानी पर पड़ती है, जो रवि के जूते साफ कर रही होती है। रवि को शिवानी को जूते साफ करता देखकर गुस्सा आता है। ये क्या? सुनो, ज्यादा मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। मेरे मम्मी पापा को बड़ा घमंड था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। जरा बुलाओ उन लोगों को और दिखाओ तो कि तुम तो मेरे जूते भी साफ कर रही हो। शिवानी रवि की बात सुनकर रोने लगती है, लेकिन क्या करती। बड़ा घर, नौकर चाकर, तो खाना बनाने का भी कोई सीन नहीं था। सारा दिन करती भी क्या। एक दिन शिवानी ससुर जी से कहती है, पिताजी, मैंने अर्थशास्त्र से एमए किया है, क्या मैं आपके साथ आपका बिजनेस ज्वाइन कर सकती हूँ? मैं काम सीखना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, इससे अच्छा और क्या होगा। वैसे भी जो है सब तुम लोगों का ही तो है। अब रवि की आदत है तो तुम्हारे सामने ही है। शिवानी ससुर जी के साथ ऑफिस जाने लगती है और रवि सारा दिन घर पर। शिवानी, ओ शिवानी, मेरे लिए मैगी तो ले आओ। थोड़ी देर में एक नौकर हाथ में मैगी का कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है। क्यों? शिवानी मैम कहाँ है तुम्हारी? उन्हें भेजो, बोलो रवि साहब बुला रहे हैं। तभी माँ आ जाती है और नौकर को जाने के लिए कहती है। फिर, देख रवि, शिवानी ने तो पापा के साथ बिजनेस संभाल लिया है, वो अब रात में आएगी।
तू एक काम कर, जा जाकर सो जा, क्योंकि तुझे तो काम करना है नहीं। रवि को शिवानी की आदत पड़ चुकी होती है। 1-2 दिन बाद ही पापा, मैं भी आपके साथ बिजनेस देखता हूँ। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हम लोगों के बिजनेस को कब्जा कर ले। वो शिवानी की तरफ देख रहा होता है, लेकिन शिवानी कुछ नहीं बोलती। शिवानी, तुम रवि को काम सिखा दो, यही अपने साथ इसी कैबिन में बिठा लो और काम सिखा दो। पापा, मैं किसी को काम नहीं सिखा सकती। मुझे भी तो मैनेजर अंकल ने सिखाया था। वो हम लोगों के साथ 25 साल से हैं और रवि को तो बेटी की तरह मानते हैं। मुझे यकीन है कि वही रवि को सिखा सकते हैं। अरे हाँ हाँ बेटा, ये बात भी सही है। रवि, शिवानी से नहीं, तुम मैनेजर से काम सीख लो। रवि शिवानी के कैबिन में बैठने ही वाला होता है कि शिवानी एक ऑफिस बॉय को बुलाती है। रमेश, ये मेरा सारा सामान बाहर वाली टेबल पर रख दो, आज से मैं वहीं बैठूंगी। रवि समझ जाता है कि शिवानी उससे दूर रहना चाहती है। देखो, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम तो सिखा नहीं रही हो, मैनेजर अंकल ही सिखा रहे हैं, तो मैं ही वहां चला जाता हूँ। रवि को बुरा तो लगता है कि शिवानी उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन क्या करता। फिर शाम को घर जाते वक्त, शिवानी, मेरी कार से घर चलते हैं, मैं पापा को कह देता हूँ कि वो चले जाए। शिवानी कुछ नहीं बोलती और ससुर की कार में जाकर बैठ जाती है। अब रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो रात को दोस्तों के पास चला जाता है। क्या है यार, आज तो मुझे पार्टी में भी मजा नहीं आ रहा। कहीं उस नौकरानी की याद तो नहीं आ रही है ना? रवि उन लोगों से कुछ नहीं कहता और घर आ जाता है। देखो शिवानी, मुझसे बात करो ना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बस। माफी? मुझसे? क्यों? आप तो लोगों को यही कहते हैं ना कि मैं आपकी नौकरानी हूँ। रहने दीजिए। रवि को गलती का एहसास होता है और वो सभी दोस्तों के सामने शिवानी को बीवी के रूप में अपना लेता है। कमाने वाली बहू की तो खूब कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी मीना की है, जिन्होंने पति की मौत के बाद बेटे को पालने के लिए लोगों के घरों में काम किया। मीना, थोड़ा आराम भी कर लो। क्या है ये, सारा दिन लगी रहती हो? लो, चाय पियो। अरे दीदी, आपके घर काम करती हूँ मैं, आप मुझे चाय दे रही हैं? नहीं नहीं प्लीज़, मैं बाद में खा लूँगी। पति के जाने के बाद तो तूने पूरी जिंदगी बेटे के लिए लगा दी। अपना ख्याल नहीं रखेगी तो बेटे को कौन संभालेगा? मीना बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए खूब काम करती और उसका सबसे मनपसंद काम था खाना बनाना। अरे मीना, कितने घर का खाना बनाती है? एक मैं हूँ, मुझसे तो एक घर का भी खाना नहीं बनता। कैसे कर लेती है इतना काम? मीना तो बस अपने बेटे की पढ़ाई और घर चलाने के लिए खूब काम करती। उसे पता ही नहीं था कि देखते ही देखते वो कितने ही लोगों का खाना आराम से बना लेती और कहीं से वो बेटी का मन का बना हुआ खाना पैक करके घर ले आती। क्या है माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर भी तू आज भी किसी न किसी के घर में बहाने से मेरा मनपसंद खाना बना ही लेती है, क्यों? अरे तो और क्या, तो जानता है ना, मैं जब ये हलवा बनाती हूँ ना, एक्स्ट्रा घी और काजू बादाम डालती हूँ ताकि तू और अच्छा बढ़े। बेटा माँ को गले लगा लेता है। मीना किसी तरह लोगों के घरों में खाना बनाकर बेटी को बड़ा कर ही रही थी कि एक दिन, अरे मीना, तुमसे काम था, कोई हलवाई हो पहचान में तो बताना। हलवाई क्यों, क्या हो गया? खाना तो मैं बना ही देती हूँ। अरे 100 लोगों का खाना बनाना है, तुम कैसे बनाओगी मीना? क्यों नहीं बनाऊंगी? अरे मैं 100 क्या 500 का भी खाना बना दूँ, आप काम तो दिलाओ। मीना को शादी में खाना बनाने का काम मिलता है। वो खूब मेहनत से ढेर सारा खाना बनाती है। सभी खाना खाते हैं और मीना की खूब तारीफ करते हैं। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे घर की शादी में इतना शानदार खाना बनेगा। आप बस मुंह मांगे पैसे बोलो। मीना भी पैसे मांगने में कोई शर्म नहीं करती और पैसे लेकर घर पहुंचती है कि सामने खड़ा होता है बेटा रोहन। माँ, कितना थकी हो, क्या हो गया? कुछ खाया नहीं क्या? सबके लिए बनाती हो, थोड़ा खुद के मुंह में भी रख लिया करो। अरे कैसी बात कर रहा है, मैं बिल्कुल नहीं थकी। अब तू बता, मेरा बेटा क्या खाएगा? कुछ नहीं माँ। और सुनो माँ, एक खुशखबरी है, मुझे नौकरी मिल गई है। और तो और, अब माँ तुम आराम करोगी घर में। अरे जीता रे बेटा, ये ले आज की कमाई,
अपने लिए जाकर कुछ अच्छे कपड़े ले आ। बेटा माँ से पैसे लेता है और चला जाता है। मीना भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि कम से कम उसकी मेहनत के दिन खत्म हुए। दिन बीतते हैं और मीना के बेटे की शादी हो जाती है। शादी के बाद बहू, तुम्हारे घर वाले आने वाले हैं। कौन क्या खाता है सबकी पसंद बता दो बेटा। मीना की शातिर बहू सुनैना समझ जाती है कि उसकी सास सीधी औरत है और वो उसका फ़ायदा उठा सकती है। नहीं नहीं माँ, क्यों कोई बहू के घर वालों के लिए सास भला खाना बनाए। नहीं 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 नहीं, मैं बनाती हूँ ना माँ। माँ को खाना बनाना पसंद है। लेकिन मेरे घर से तो कम से कम 10 लोग आ रहे हैं। माँ जी थक जाएंगी। अरे तेरी सास ने तो पूरी की पूरी बारात का खाना बना रखा है, तू चिंता ना कर बहू, मैं नहीं थकूंगी। अच्छा माँ जी, वो क्या है ना, मेरे ऑफिस से भी 10-12 लोग आ रहे हैं। आप उन लोगों के लिए भी बना देंगी? फिर मैं आपके पैर में तेल लगा दूंगी। बहू के मुंह से ये सुनकर सास इमोशनल हो जाती है। अरे नहीं नहीं, तू तो मेरी बेटी जैसी है, कोई बात नहीं। तुम कुछ और काम कर लो, मैं किचन का काम निपटा देती हूँ। बहू के ऑफिस से लोग आते हैं, मायके वाले आते हैं, जो भी आता सास खाना बनाती और वो खूब खाते। फिर एक दिन, मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों ना मैं माँ को लंच पैक का काम शुरू करवा दूँ। यहाँ कई लोग हैं जो घर में खाना बनाना नहीं चाहते, या फिर वर्किंग वुमन जो खाना बनाने का वक्त ही नहीं निकाल पाती। अब वो माँ से टिफ़िन ले लेंगी और माँ पर टिफ़िन चार्ज कर लेंगी। घर बैठे हम लोगों की एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। क्यों? हाँ, लेकिन मैं अब माँ से काम नहीं करवाना चाहता। वो क्या है ना, बहुत लोगों के घरों में माँ ने काम किया है, अब उनकी आराम करने की उम्र है। कैसी बात कर रहे हो? अरे मतलब उम्र तो कुछ भी नहीं है अभी उनकी। देखो कैसे उस दिन 25 लोगों का खाना भाग भाग कर बना लिया और एक बूंद भी थकान की नहीं थी। मैं क्या बोलती हूँ, हम लोगों के पैसों से तो जैसे तैसे घर चलता है, लेकिन आगे खुद का घर बनाना है और दूसरे शौक भी पूरे करने हैं तो पैसे तो और चाहिए होगी ना। हाँ वो तो है, लेकिन क्या, मेरे ही ऑफिस में 20 लोग ले लेंगे माँ के हाथ का खाना। वैसे भी सबको माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। और फिर जाना थोड़ी ना है माँ को कहीं, घर पर बनाए दरवाजे में पकड़ा दे। ठीक है, देख लो माँ से बात करके। बहू सास के पास जाती है और प्यारी प्यारी बातों से उन्हें पटाने की कोशिश करती है। माँ जी, आपके हाथ के खाने की तो लोग दीवाने हो गए। आप क्यों नहीं लंच पैक का काम करती? अरे एक दिन में कम से कम 5,000 कमा सकती हैं आप, यानी कि महीने का कम से कम 1.5 लाख रुपया। बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ खाना पैक करके देना है। और माँ जी, ये तो पुण्य का काम है ना, कम से कम कई लोग सिर्फ घर का खाना खा पाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं रोहन मानेगा कि नहीं, और कौन लेंगे मुझसे लंच। बहू कैसे बोले कि उसकी तो बात हो गई है और ग्राहक भी वो तैयार करके बैठी है। हाँ, माँ जी वो सब मुझ पर छोड़ दे, मैं देख लूँगी। वैसे भी माँ, आपके हाथ का खाना लाजवाब है। भगवान हर किसी को आपके जैसी सास दे। सास बहू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। जीवन भर कड़ी मेहनत करने वाली मीना एक बार फिर लग जाती है काम पर। सारा दिन खाना ही बनाती रहती। शाम को अगली सुबह के टिफ़िन का काम वहीं बहू के ऑफिस में। क्या खाना है यार तेरी सास का, ये ले, मैंने सबसे पैसे इकट्ठे कर लिए, 5,000 है पूरे, गिन ले, बस ये खाना देना बंद मत करना। बहू खुश हो जाती है और पैसे लेकर पति के पास आती है। ये देखो आज की कमाई, रोज इतने नोट आएंगे, हम लोग तो अमीर हो जाएंगे। हाँ लेकिन ये माँ को तो दे दो, हम लोग उनसे ले लेंगे। क्यों माँ को दे दूँ? मैंने जुगत लगाई है कमाई की। वैसे भी रोज के खाने का राशन सब्जी वो तो मैं ही लाती हूँ, ग्राहक भी मैं ही लेकर आई। नहीं 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 नहीं, मैं एक पैसा नहीं दूंगी। इससे हम लोग रोज घूमेंगे फिरेंगे, गाड़ी लेंगे और घर भी तो लेना है ना। पति को भी बीवी की बात ठीक लगती है। अब मीना सारा दिन घर में खाना बनाने का काम करती और सारा पैसा बहू ले लेती, बदले में घुमा घुमा कर बातें करती। बहू कैसा लग रहा है तेरे ऑफिस वालों को खाना? अरे माँ जी बहुत अच्छा, इनफैक्ट आज तो वो आपसे मिलने भी आ रहे हैं। बोल रहे थे शाम के पकोड़े आंटी की ओर से।
तभी घंटी बजती है और बहू के ऑफिस के दोस्त आ जाते हैं। अरे आंटी देखिए, आपके हाथ के खाने को खा खा कर मैं कितना मोटा हो गया हूँ। और आंटी मैं तो कितनी रिलैक्स हो गई हूँ, देखिए मेरे चेहरे पर चमक आ गई है। आंटी आज ना चाय और पकौड़े खाने का प्लान बना लिया हमने। अरे बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आओ बैठो, मैं जल्दी से चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। मीना किचन की ओर जाने लगती है। माँ जी, मैं आ रही हूँ आपकी मदद करने के लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरे दोस्त आए हैं ना, तू बात कर, मैं अभी आई। मीना के जाने के बाद अरे वाह, तेरी सास तो कमाल की है, भगवान सबको ऐसी सास दे। खाक अच्छी है। अरे बस वो तो मैं हूँ जो काम करवा रही हूँ, नहीं तो ये बस बैठी और बहू बेटी के पैसे का फ्री में खाए। अरे यहाँ खुद तो पल नहीं रहे, ऊपर से सास को पाल रही हूँ मैं। मीना बहू की बात सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है कि वो जिस बहू को बेटी की तरह समझती वो उसका इस्तेमाल कर रही है। मीना को दुख तो होता है, लेकिन जीवन भर स्ट्रांग रहने वाली मीना इस बार कैसे हार मान लेती। वो सीधा बहू और उसके दोस्तों के सामने आ जाती है। बहू सक पका जाती है कि ये कहाँ से आ गई। अब वो आंटी जी, मैं पूछ रही थी कि कल क्या रहेगा खाने में। हाँ वो क्या है ना, मैं भी यही कह रही थी, हफ्ता हो गया मुझे खाना देते, तुम लोगों को खाना पसंद भी आ गया है तो आप पेमेंट दे दो। वो क्या है ना, रोज़ खाना बनाने के लिए सामान लाना होता है और मैं नहीं चाहती कि किसी के पैसों से मैं काम करूं, फिर बहू को भी तो खाना खिलाती हूँ। अब ये घर की है तो मैं पैसे भी नहीं लेती, बस फ्री में इसे पाल रही हूँ। लेकिन कब तक, तो बहू इस हफ्ते के पैसे क्लियर करके ले आना। हाँ लेकिन हम लोग तो रोज़ पैसा दे रहे हैं। अच्छा, पर मुझे तो नहीं मिले, तो पैसे मुझे अभी दे देना, वरना कल से तो मुश्किल हो जाएगा खाना भेजना। अरे नहीं नहीं आंटी जी, खाना बंद मत करना प्लीज़, ये लीजिए हफ्ते के पैसे, बाकी हम आपकी बहू से हिसाब कर लेंगे, क्योंकि ये सारा पैसा हमारा खाकर बैठी है और बोल रही है कि सास को पालती है। सास अंदर चली जाती है और बहू की चालाकी धरी की धरी रह जाती है। मधु अजित को शादी करने से बार बार मना कर रही होती है। क्या हुआ मधु, हम दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर तुम मुझसे शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, फिर भी तुम मुझसे शादी के लिए मना कर रही हो। अजित, ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी एक सच ही है कि मैं अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, और शादी के बाद कोई भी लड़की अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती है। हर किसी को अपनी माँ परिवार छोड़ना ही होता है। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ना मैं तुम्हें कभी अकेला होने दे सकता हूँ और ना ही तुम्हारी माँ को, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगा। और तुम्हारा परिवार? देखो अजित, तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले तो नहीं जानते ना मेरे बारे में, तो फिर वो मुझे और मेरी माँ को कैसे अपना सकते हैं? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मधु अजित की बात मान लेती है और वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अजित मधु और उसकी माँ सरिता को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ अजित की माँ सुहासिनी और भाभी प्रेमा सोफे पर बैठी होती है। माँ, भाभी, ये मधु है और ये मधु की माँ। मधु और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बिना बताए ही शादी कर ली। देवर जी, आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहती हो तो इसमें हमें क्या एतराज होता? अगर आप हमें बता देते इन सब के बारे में तो हम आपकी शादी बहुत धूमधाम से करवाते ना। सच में आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? ऐतराज कैसा? अरे मेरे बेटे को किसी लड़की से इतना प्यार है कि वो उसे शादी करके घर ले आया, तो हम इस बात में ऐतराज करके कर भी क्या लेते? वैसे भी लड़की तो चांद का टुकड़ा है। मेरे मुंह की बात छीन ली माँ जी आपने, मैं भी यही कहने वाली थी। देवरानी तो बहुत सुंदर लाए हैं देवर जी। अच्छा माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि शादी तो इन दोनों ने कर ली है, मेरी देवरानी की माँ भी यही है, तो क्यों ना हम कुछ दिनों बाद घर में कोई पार्टी या फंक्शन रखते हैं जो इनकी शादी की खुशी में होगा। अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या? जा पहले बहू और उसकी माँ को कमरे में लेकर जा, दोनों थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे। प्रेमा अपनी देवरानी और उसकी माँ को कमरे में लेकर चली जाती है और वो दोनों आराम करने लग जाते हैं। अभी तक प्रेमा को ये नहीं पता था
कि उसकी देवरानी की माँ यही घर में रहने वाली है। कुछ दिनों बाद अजीत और मधु की शादी के लिए फंक्शन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। फंक्शन होने की कुछ दिन बाद प्रेमा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी मधु की माँ सरिता रसोई में पानी लेने आती है। आंटी जी, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? आपको यहाँ आए इतना समय हो गया, अब तो आपकी बेटी के लिए जो फंक्शन था वो भी हो गया। अब आपका यहाँ से जाने का कुछ मन है या नहीं? यहाँ से जाना? देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि माँ तो अपनी बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीती और आप तो यहाँ इतने दिन रुक गई हो। मैं समझ सकती हूँ कैसा लग रहा होगा आपको। प्रेमा जानबूझकर सरिता को नीचे दिखा रही होती है। तभी वहाँ मधु आ जाती है। अरे माँ, आप यहाँ दीदी से बात कर रही हो और मैं कब से आपको यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ। अच्छा वो देवरानी जी, आप यहाँ आ गई। मैं अभी आपकी माँ को यही समझा रही थी कि अपने ही घर में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। हाँ, ये बात तो आपने सही कही दीदी। इतने टाइम से मेरा और माँ का कोई ऐसा ठिकाना ही नहीं था जिसे हम अपना घर कह सके। लेकिन जब से अजीत से शादी हुई है तब से हमारे सर पर भी छत आ गई है। मधु को नहीं पता था कि उसकी जिठानी मन ही मन अब उससे जलने लगी है। इसलिए अब प्रेमा मधु के पीठ पीछे कोई ना कोई चाल चलती रहती और सरिता को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। कुछ दिनों बाद सुहासिनी और प्रेमा दोनों बैठे होते हैं। तभी वहां सरिता आ जाती है। अरे सरिता बहन जी, आप आइए ना, हमारे साथ बैठिए। हाँ हाँ, बैठिए ना सरिता आंटी। वैसे माँ जी, आपको पता है? क्या पता होना चाहिए मुझे? हमारे पड़ोस में जो रंजू रहती है ना, अपनी माँ के साथ उसने इतनी चालाकी दिखाई। चालाकी? कैसे चालाकी? क्या कर दिया उसने? अरे उसने एक लड़का फंसाया जो बहुत ही अच्छा खासा अमीर घर का था। उससे शादी की और अब उस लड़की के साथ अपनी माँ को लेकर रहने लगी। कुछ ही दिनों में लड़की की माँ को ही उसके घर से निकाल दिया गया। अब बताओ, बेचारी उस लड़की की माँ, बहू को तो अपनाया, उसकी माँ को भी अपनाया, लेकिन रंजू ने क्या किया देखो। अरे ये तो बहुत ही गलत किया रंजू ने। शक्ल से तो बहुत शरीफ लगती थी, मुझे नहीं पता था क्या ऐसी निकलेगी। माँ जी, शक्ल से भोले दिखने वाले लोग ही दिल से कपटी होते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी देवरानी की माँ सरिता आंटी ज्यादा दिन के लिए नहीं है यहाँ। क्या सरिता आंटी सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। अरे बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। किसी की मदद करो तो वो तो हमारी ही जान ले ले। अरे तभी तो इसे कलयुग कहते हैं। प्रेमा बार बार सरिता को एहसास दिला रही थी कि वो अपनी बेटी के ससुराल में रह रही है। ये बात सरिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं था, इसलिए वो वहीं रह रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरिता जब अपने कमरे में आराम कर रही होती है तो प्रेमा सरिता के कमरे में झाड़ू लेकर जाती है और सरिता को उठाने लगती है। अरे उठिए आंटी, कब तक सोती रहेंगी? क्या हुआ बेटा? कुछ काम था क्या? मैं तो बस अभी लेटी ही थी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। मुफ्त का मिल रहा है ना जब सब कुछ, ताक तो लगी जाएगी। अच्छा, अब ना बहुत सो लिया आपने, उठ जाओ और जरा झाड़ू लगा दो। या आराम से पड़ी रहती हो, कम से कम हाथ पैर तो चला लो, वरना जंग लग जाएगा, जंग। ठीक है बेटा। प्रेमा सरिता से जबरदस्ती झाड़ू लगाने को कहती है। सरिता झाड़ू लगा रही होती है, तभी वहां मधु आ जाती है। अपनी माँ को झाड़ू लगाते हुए देखकर मधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रेमा के पास जाती है। दीदी, ये क्या है? यहाँ मेरी माँ झाड़ू लगा रही है और आप आराम से बैठिए। थोड़ी तो शर्म कर लो। मेरी माँ आपकी भी माँ जैसी है, फिर भी आप ये सब कैसे देख सकती हैं? अरे मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम मुझ पर इतना भड़क रही हो? झाड़ू ही तो लगा रही है तुम्हारी माँ, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? जब हम अपनी सास से कोई काम नहीं करवाती तो आप मेरी माँ से कैसे काम करवा सकती हो? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? माँ जी का तो ये घर ही है, लेकिन तुम तो अपनी माँ को दहेज में लाई हो ना। देखो, मेहमान घर में बस 1-2 दिन अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वही मेहमान घर में बस जाए तो दिक्कत देने लगते हैं हमें। मेरी माँ कोई मेहमान नहीं है इस घर में,
जैसे इस घर के बाकी सदस्य हैं वैसे ही मेरी माँ भी है। अच्छा, ऐसे तो मेरी भी माँ है ना, तो मैं तो तुम्हारी तरह अपनी माँ को घर नहीं लेकर आती। लेकिन यहाँ ना तो तुम्हें शर्म है और तुम्हारी माँ को। तुम अपनी माँ को यहाँ बिना किसी शर्म के लिए आई, और तुम्हारी माँ भी अपनी बेटी के ससुराल में चली आई। मेरी माँ का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है, और ऐसी हालत में मैं भी उन्हें अकेला छोड़ दूँ तो उन पर क्या बीतेगी। वैसे भी जब मेरी सास या पति को परेशानी नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? मुझे परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि ये घर बस तुम्हारा ही नहीं है बल्कि मेरा भी है। अपनी माँ को लाई हो तो भेजना भी होता है वापस इन्हें। आई बात समझ में? दीदी अब आप बस कर, मधु सही ही तो बोल रही है। कहते हैं बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। और मैं तो फिर भी यहाँ रह रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तो मुझे सुनने को मिलेगा ही। पर तुझे अब मेरी कसम है, अपनी जेठानी से बहस मत कर ज्यादा। मधु अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन मधु को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अब प्रेमा भी दिन ब दिन ऐसा कुछ न कुछ ज़रूर करती जिससे सरिता और मधु को बुरा लगे। दिन निकल रहे थे और ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद सरिता एक चिट्ठी लिखकर वहाँ से चली जाती है। जब काफ़ी देर तक सरिता अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती तो मधु देखने जाती है और उसे वो लेटर मिलता है। अजीत, मेरी माँ घर छोड़कर चली गई। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी माँ का पूरा ध्यान रखोगी, लेकिन यहाँ मेरी माँ घर छोड़कर चली गई और किसी को फिक्र ही नहीं है। क्या माँ घर पर नहीं है? लेकिन वो घर छोड़कर जाएंगी क्यों? किसी ने माँ से कुछ कहा है क्या? कहना क्या है, या तो प्रेमा दीदी माँ को हर वक्त नीचा ही दिखाती रहती थी। आखिरकार माँ परेशान होकर चली ही गई। अजित भी बहुत परेशान हो जाता है और अपनी सास को ढूंढने लगता है। काफ़ी देर बाद अजित को सरिता एक रेलवे स्टेशन पर मिलती है। अजित सरिता को अपने घर लाता है और कहता है, भाभी, आप मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मधु की माँ मेरी भी माँ है और मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ। और जब एक बहू अपनी पति की माँ की सेवा कर सकती है तो एक दामाद क्यों नहीं? इसलिए अब आपको मन से या बेमन से मेरी सास को पूरी इज्जत देनी ही होगी, क्योंकि हमें खुशी है कि मेरी सास हमारे साथ रह रही है। उषा के 2 बेटे थे, ऋषभ और सुनील। ऋषभ उसका सौतेला बेटा था। उषा हमेशा ही अपने सगे बेटे सुनील को ज्यादा प्यार करती थी। सुनील की शादी हो चुकी थी और ऋषभ की शादी भी निशा नाम की लड़की से हो जाती है। उषा सुनील की पत्नी कीर्ति को ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन वो अपनी बहू कीर्ति के लिए साड़ी ले आती है। ये लो बहू, तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। कल पड़ोस की शादी में जाना है ना, तुम यही पहन कर चलना। तभी वहाँ ऋषभ आ जाता है। अरे माँ, तुम निशा के लिए साड़ी नहीं लाई? वो भी तो कल शादी में जाएगी ना? हाँ, वो भी जाएगी, पर उसके पास तो काफी साड़ी होंगी ना। अभी अभी तो शादी हुई है तुम दोनों की, तो उसी में से कोई पहन लेगी वो। ऋषभ ये सुनकर उदास हो जाता है। तब निशा कहती है, आप उदास क्यों होते हो जी? सही तो कह रही हैं मम्मी जी। मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं और सारी की सारी नई हैं। मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। वो बात नहीं है निशा। माँ मेरे साथ तो सौतेला व्यवहार करती ही थी, पर मुझे लगता था कि मेरी पत्नी के साथ वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, पर आज उन्होंने तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। ऋषभ उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। ऋषभ को उदास देखकर निशा को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन उषा सुनील को कुछ पैसे दे रही होती है। ले बेटा सुनील, ये कुछ पैसे रख ले और बहू को कहीं घुमा लिया। हाँ जी मम्मी जी। सुनील वहां से चला जाता है। मम्मी जी, आपने इन्हें तो कभी पैसे नहीं दिए। ऐसा सौतेला व्यवहार आप क्यों करती हैं? बहू, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी सास से? कोई ऐसे सवाल करता है कि अपनी सासू से? सास, अरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना, आपने तो मुझे अपनी बहू माना ही नहीं। हमेशा कीर्ति भाभी के लिए ही सब कुछ लाती हैं। मुझे तो आज तक आपने कुछ दिया ही नहीं। क्या मैं जानती नहीं कि आप ऐसा क्यों करती हैं? देख निशा, तू अपना काम कर समझी। मेरे से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां ऋषभ आ जाता है।
निशा, माँ से ऐसे बात नहीं करते, तुम जाओ अपने कमरे में। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी इनसे बात करने का कोई शौक नहीं है। निशा अपने कमरे में चली जाती है और ऋषभ भी वहां आ जाता है। निशा, तुमने माँ से क्यों झगड़ा किया? क्योंकि आप तो कुछ कहते ही नहीं, बस चुपचाप सहते रहते हैं। किसी को तो आवाज उठानी होगी ना। कोई बात नहीं निशा, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। निशा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहां कीर्ति आ जाती है। निशा, तुम मार्केट से ये सामान ले आओ। मैं क्यों जाऊं? आप भी तो जा सकती हो ना। दिख नहीं रहा कि मैं खाना बना रही हूँ? हाँ तो क्या हुआ, खाना बनाने के बाद चली जाना। हाँ हाँ, खाना भी मैं ही पकाऊं, बाजार जाकर सामान भी मैं ही ले आऊं, खुद तो कुछ करोगी नहीं, है ना? ओहो, जुबान तो देखो कैसे चल रही है। सुनो, तुम अभी आई हो इस घर में, तमीज में रहो, वरना सासू माँ से कहकर मायके भिजवा दूंगी तुम्हें। हाँ। ओह, हाथ लगाकर दिखाओ मुझे, देख लूंगी। बहुत मनमानी हो गई तुम दोनों की, समझी? निशा लिस्ट कीर्ति के ऊपर फेंक देती है। कीर्ति निशा को मारने आती है तो निशा उसका हाथ मोड़ देती है। मर गई रे, छोड़ मेरा हाथ। आज के बाद मुझसे कोई बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। कीर्ति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस निशा चुड़ैल ने मेरा हाथ मोड़ दिया, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे कैसी बेकार की बातें कर रही हो? अरे निकालना ही है तो ऋषभ और निशा को निकालेंगे। नहीं, मुझे अलग घर चाहिए। कान खोलकर सुन लीजिए, हम दोनों इस घर से जल्द जाएंगे। आप नए घर का इंतजाम कीजिए बस, मैं इन दोनों के साथ ज्यादा नहीं रह सकती। हाँ वैसे मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था, अच्छा हुआ तुमने कह दिया, मैं माँ को भी बता देता हूँ। माँ, वो क्या करेंगी तुम्हारे साथ जाकर? मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं, बस हम दोनों ही कहीं शिफ्ट हो जाएं, इस सब झमेले से दूर। अरे पर माँ को यहाँ छोड़कर इस तरह से जाना ठीक नहीं रहेगा कीर्ति। वैसे वो तुम्हें कितना प्यार भी तो करती हैं। नाम का ख्याल रखती है, क्योंकि तुम सगे बेटे हो ना, इसलिए। तुम अगर सौतेले होते तो मेरे साथ भी ऐसे ही सलूक करती, जैसे अभी तुम्हारे सौतेले भाई और उसकी पत्नी से करती है। अरे पर फिर भी कुछ भी नहीं। देखो, या तो हम दोनों इस घर से कहीं दूर जाएंगे, या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। सुनील अपनी माँ से बात करने आता है। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कीर्ति के साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाऊं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। कब शिफ्ट होना है हमें? मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ। अब नहीं माँ, मैं और कीर्ति ही जाएंगे बस। आप तो यहीं रहो, ये पुश्तैनी घर भी है ना आपका। अरे बेटा, तू तो मेरा सगा बेटा है, तू ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे अपने साथ ले जा बेटा। तभी वहाँ कीर्ति आ जाती है। अरे माँ, आपको पता भी है कि किराए के घर में कितना खर्चा होता है, और अगर आपको भी लेकर गए तो और खर्चा होगा। आप तो बस यहीं रहो इसी घर में। कोई बात नहीं सुनील, तुम लोग चले जाओ, माँ यहीं रहेंगी हमारे साथ, हम माँ का ख्याल रखेंगे, तुम लोग अपनी गृहस्थी संभालो। निशा को ये देखकर बहुत खुशी होती है। वो मन ही मन सोचती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मम्मी जी को पता चलेगा। बड़ा सगा और सौतेला करती रहती थी, सगा बेटा तो जा रहा है छोड़कर, अब आएगी इन्हें अकल, और नहीं आई तो मैं अल्लाह कर रहूंगी। उषा का सगा बेटा सुनील और बहू कीर्ति उन्हें उनके सौतेले बेटे के साथ छोड़कर जा रहे होते हैं। बेटा, तेरी जब कमाई बढ़ जाएगी, कम से कम तब तो मुझे तू लेने आ जाना। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। चलो भी, अब कितना लेट कर दिया है, टैक्सी इंतजार कर रही है बाहर। हाँ हाँ चलो। सुनील और कीर्ति चले जाते हैं और उषा उन्हें जाता हुआ देख उदास हो जाती है। तभी वहां निशा आ जाती है। अपनी सास को उदास देख निशा उनके पास जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप तो बहुत सगा बेटा करती थी, आपके सगे बेटे ने तो आपको छोड़ दिया और चले गए अपनी अलग गृहस्थी बसाने। देख बहू,
मेरे बेटे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि जब उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो वो मुझे लेने जरूर आ जाएगा। हाँ, ये भी देख लेंगे कि वो लोग आपको वापस लेने आते हैं या नहीं। तब तक तो आप भी यहीं हो और मैं भी। उषा अपने बेटे के ना होने से बहुत ही उदास रहने लगती है। उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया। सुनिए जी, मम्मी जी ने आज भी कुछ नहीं खाया। जब भी खाने के बारे में पूछती हूँ तो कह देती हैं भूख नहीं है और अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं। ये सुनकर ऋषभ अपनी माँ के पास खाना लेकर जाता है। माँ, सुनील बेटा आ गया तू? ओह, तू है? माँ, मैं खाना लाया हूँ, खा लीजिए प्लीज। आप ऐसे भूखी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। मुझे भूख नहीं है, ले जा तू खाना। ठीक है, फिर जब तक आप नहीं खाएंगी मैं भी नहीं जाने वाला यहाँ से। अरे तू क्यों जिद करता है? कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे मम्मी जी, आप खा भी लीजिए ना। ये कितने प्यार से आपको खिला रहे हैं, उसकी तो कदर कर लीजिए कम से कम। अरे तू क्यों बीच में हमेशा अपनी टांग अड़ाती है? ठीक है, लाओ दे दो। कम से कम खाने के बाद तुम दोनों तो इस कमरे से जाओगे। उषा खाना खा लेती है और ऋषभ और निशा ये देखकर खुश हो जाते हैं। चलो, कम से कम माँ ने खाना तो खा लिया। उषा एक दिन सुनील को फोन मिलाती है। हेलो बेटा सुनील, तू घर मिलने आ जाना बहू को लेकर। कितने दिन हो गए, बहुत मन कर रहा है मेरा। हाँ हाँ ठीक है माँ, ऑफिस में बहुत काम है, टाइम मिला तो आ जाऊंगा। सुनील फोन काट देता है। हेलो हेलो सुनील बेटा। सुनील की बात सुनकर उषा उदास हो जाती है। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। माँ, ये देखो, मैं जलेबी लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना? उषा जलेबी देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, जलेबी लाला दे। उषा जलेबियां खा रही होती है और ऋषभ अपने कमरे में चला जाता है। देखा मम्मी जी, आपका ये कितना ख्याल रखते हैं, और प्यार सगे और सौतेले से नहीं आका जा सकता। आपको उदास देखकर ये आपके लिए तुरंत जलेबी ले आए, यही तो प्यार होता है। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है और उषा सोचने लगती है, शायद तू ठीक कह रही है बहू। उषा देखती है कि ऋषभ उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे उसकी गलती का एहसास होने लगता है। एक दिन सुनील और कीर्ति घर पर आते हैं। उषा उन्हें देखकर खुश हो जाती है। और माँ कैसी हो? अरे बहुत अच्छी हूँ। ऋषभ और बहू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा बहू के साथ। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको माँ? बेटा, फोन पर तूने कहा था कि तुझे बहुत काम है। हाँ माँ, पर मुझे ये भी तो पता था ना कि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी मेरा। ना बेटा ना, मैं तो इंतजार नहीं कर रही थी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुनील को यह देखकर अजीब लग रहा होता है कि उसकी माँ ऋषभ से अब बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और उसके आने की उनको कोई खास खुशी भी नहीं होती है। अपनी माँ का ध्यान न पाकर उसे थोड़ी सी जलन महसूस होती है। माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ, साड़ी तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, अच्छी है साड़ी तो। अच्छी है तो फिर आप आज इसे पहनो और फिर कहीं घूमने चले जाते हैं। बेटा, ऋषभ ने भी मुझे साड़ी दी थी, आज तो मैं वही पहनूंगी। तेरी दी हुई साड़ी फिर कभी पहन लूंगी। सुनील को अब बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि अपनी माँ का ध्यान फिर से कैसे वो अपनी तरफ खींचे। रात हो जाती है और उनके जाने का वक्त आ जाता है। माँ, चलो अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। कीर्ति ये सुनकर चौंक जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? हम सासू माँ को लेने थोड़ी ना आए थे। अरे तुम चुप हो जाओ। माँ चलो जाओ, अपना सामान बांध लो। आप मेरे साथ आ रही हो, मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे पर बेटा, तेरी तो तनख्वाह कम है, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे मुझ पर बोझ नहीं हो माँ, बस आप चलो ना, मैं लेकर ही जाऊंगा आपको। नहीं बेटा, अब मैं नहीं आना चाहती। मैं तो अब ऋषभ और बहू के साथ ही रहूंगी। ये सुनकर ऋषभ चौंक जाता है।
ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाने वाली अब। माँ, अब सच में नहीं जा रही? नहीं बेटा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगी अब, और जो प्यार मैं तुझे नहीं दे पाई वो सब दूंगी बेटा। ऋषभ और उसकी माँ गले मिलते हैं और निशा खुश हो जाती है।